हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स ग्रिड। अर्थोनॉमिक्स का ये सीरीज़ आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं और आई होप यू ऑल आर वेल। आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन दे रहे हैं। तो इसी क्रम में हमने ये आज का टॉपिक या कहा जाए कि आज एक नया सीरीज़ स्टार्ट किया है अर्थोनॉमिक्स। आज हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे यूपीएससी के क्वेश्चंस के नेचर्स को, जो कि एक ट्रेंड क्या बना हुआ है यूपीएससी का, उसका एनालिसिस करेंगे। मेरा नाम त्रिभुवन जे सिंह है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप इसके साथ-साथ फेयर्स ग्रिड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ट्रेंड एनालिसिस पर जब हम डिस्कशन करेंगे, तो आज हम बात करेंगे सिलेबस पर भी, जो इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा। और इसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चंस किस सेक्शन से सबसे ज़्यादा आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। अगर आपको वीडियो ज़्यादा स्लो लग रही हो, तो आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। लेकिन अभी इसके साथ-साथ मैं यही कहूँगा कि जो एक नेचुरल स्पीड होती है, उसमें ही हमें पढ़ना और देखना चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले सिलेबस की। फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या एक ट्रेंड रहता है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का। तो आप यूपीएससी में इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है, उसको अगर आप पढ़ते हैं, तो आपको यही लिखा हुआ दिखाई देता है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो ये लिखा हुआ हमें देता है और इसके साथ-साथ देता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूज़न, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एटसेट्रा। इसमें जो लास्ट में ईटीसी दिया हुआ है, ये अपने आप में देखने में तो बहुत साधारण और ऑर्डिनरी लगता है, लेकिन ये अपने आप में छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। वो इसलिए क्योंकि ये एक वास्ट टर्म है, या कहा जा सकता है, ये वास्ट शब्द है। एक बहुत बड़ा शब्द है ये अपने आप में। वो बहुत बड़ा शब्द कैसे है? क्योंकि ये एक तरह से पूरा महासागर है, ओशन है। ओशन इस वजह से क्योंकि ये चीज़ें तो हमें क्लियरली दिखाई देती है कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें पढ़ना है, पॉवर्टी पढ़नी है, इंक्लूजन पढ़ना है, डेमोग्राफिक्स पढ़नी है या सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स को पढ़ना है। लेकिन इसमें जो छुपा हुआ है वो क्या है? कई बार तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये जो इग्नोरेंस है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है, डेंजरस हो जाता है। यानी कि हर साल अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी इसे हर साल मेंशन करता है, सेम यही सिलेबस देता है। और ये सिलेबस जब देता है तो अपने आप में हर एक जो वर्ड है ये अपने आप में कवर करता है एक वास्ट ओशन, एक बहुत बड़ा ओशन। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं जो कि अभी हम आगे देखेंगे भी, और देखेंगे कि इसमें कैसे हर एक टर्म को समझने की हमें कोशिश है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हमें पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे नहीं पढ़ते हैं तो चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं या हमसे छूट सकते हैं, क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी ये नहीं है कि आप सिलेबस को पूरा अच्छे से जानते हैं कि नहीं जानते, ये रियल चैलेंज नहीं है। लिए हमें जानना तो चाहिए कि भई सिलेबस हमसे क्या कहता है। ये एक बड़ा चैलेंज नहीं है कि हम इसे सिलेबस को नहीं जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन ओवरऑल हमें जानना चाहिए कि जो रियल चैलेंज ये नहीं है कि आप सिलेबस नहीं जानते हैं। चैलेंज यहाँ पर ये है कि आप सिलेबस को जो थोड़ा बहुत जानते हैं, उसमें टॉपिक्स को आप कितना डीप पढ़ रहे हैं, या किस किस टॉपिक को हमें उस पर डीपली स्टडी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार मैंने कैंडिडेट्स को देखा है कि उनका ये दिमाग में रहता है कि हमें पीएचडी कर लेना है। तो मेरे साथियों, पीएचडी नहीं करना है किसी भी सब्जेक्ट में। आप यूपीएससी में जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें, तो हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि जो ट्रेंड चल रहा है ना, ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा है यूपीएससी का, उसमें क्या चीज़ है। जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग हमें थीम्स देखना होगा कि भाई थीम्स कौन-कौन से हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ना होगा। तो यहाँ तो एक लाइन देकर यूपीएससी साइड हो जाता है कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट आपको पढ़ना है। सोशल में भी आप देखेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप में छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा तो आप सोशल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या सोशल डेवलपमेंट है, ये दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो किस तरीके से जुड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ों को हमें पढ़ना होगा, क्योंकि ये हर एक शब्द अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को छुपाए हुए, जैसे कि हमने इसमें देखा कि इसका मीनिंग क्या निकल के आता है, यही निकल के आता है, बट दीज़ फ्यूज़ वर्ड्स कवर अ वास्ट ओशन। एक बहुत बड़ा पूरा एरिया ये लोग कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या टॉपिक्स रहे हैं। तो मैंने ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो अभी तक 10 इयर्स का जो पेपर है ना? ओवरऑल ये मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है? प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, और इसमें अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो जो क्वेश्चंस का क्राइटेरिया है या कैटेगरी में आप बाँटेंगे,
तो आप इसे 3 कैटेगरी में बाँट सकते हैं। एक तो जो है मैक्रो इकोनॉमी, जिसको हम सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमी है, इसमें जो क्वेश्चन्स हमारे बनते हैं, ओवरऑल जो क्वेश्चन्स बनते रहे हैं, वो क्या क्वेश्चन बनते रहे हैं, वो देखेंगे हम लोग इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और इसके साथ-साथ हम ये देखेंगे कि जो सेकंड जो इम्पोर्टेंट है, एक इंडियन इकोनॉमी, एक कैटेगरी। तो इंडियन इकोनॉमी में कौन-कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो रेगुलर क्वेश्चन बन रहे हैं। एंड थर्ड इज़ माइक्रो इकोनॉमी। आज मैं कुछ आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस ये एक ट्रेंड दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन आपके बनते कहाँ से। बस आपको ये जान लेना है, तो आपके दिमाग से एक चीज़ ये निकल जाएगा कि हाँ, हम लोगों को पीएचडी नहीं करना है, कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है? कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को पढ़ना है, तो मैक्रो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है और माइक्रो इकोनॉमी है। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो ये जो येलो कलर है, ये आपके किसके इंडियन इकोनॉमी में जो आए हुए क्वेश्चन्स हैं, उनका एक नंबर्स को शो कर रहा है ना? ये आप चार्ट में देख सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन को शो कर रहा है। इसी तरह से माइक्रो इकोनॉमी में जो आए हुए हैं, तो ये ग्रीन वाले देखिए बहुत कम इसमें से यूज़ है, मोस्टली 2 क्वेश्चन्स इससे पूरे 10 सालों में पूछे गए हैं। अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई टॉपिक। इसी तरह से अगर आप देखें रेड वाला जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला है ना? अगर आप इसे देखेंगे तो ये जो सेक्शन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आप इसी वजह से मैक्रो इकोनॉमी को पढ़ते हैं। तो अब इनको हम कैटेगरी वाइज़ अलग-अलग थोड़ा-सा देखें, जैसे कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन्स हैं, इनको इनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ये अरेंज किया मैंने। तो लास्ट 10 इयर्स में लगभग 45 टू 48 क्वेश्चन आप अगर देखोगे तो ये एक्सटर्नल सेक्टर से पूछा हुआ है। क्योंकि इंडिया का जो ट्रेड है, इंडिया का ट्रेड ऑल ओवर वर्ल्ड हो रहा है, ग्लोबल लेवल पर हो रहा है और ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में एक्सटर्नल सेक्टर से क्वेश्चन बनना स्वाभाविक। और सबसे ज़्यादा अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बना है पिछले 10 सालों में तो किससे? एक्सटर्नल सेक्टर से बना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसी तरह से इसके बाद भी आप देखोगे तो 20 टू 23 क्वेश्चन्स आपका 20 टू 23 क्वेश्चन्स आपके किससे बन जाते हैं? फिस्कल पॉलिसीज़, गवर्नमेंट बजटिंग से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। बैंकिंग एंड बैंकिंग रेगुलेशन से, फाइनेंशियल मार्केट से, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट आप इसे पढ़ते हैं। मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या हैं आरबीआई की। नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग, मनी एंड मनी सप्लाई, पेमेंट इकोसिस्टम, इन्फ्लेशन एंड रिसेशन। तो ये माइक्रो इकोनॉमी में अगर आप ये टॉपिक्स कवर कर लेते हैं और इसमें भी एक्सटर्नल सेक्टर को आप बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं मेरे साथियों, तो आपका मोस्टली क्वेश्चंस आपको इसमें से मिलेगा ही मिलेगा। और पॉलिसी ये या जो फिस्कल पॉलिसी है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट बजटिंग है, यहाँ से क्वेश्चन तो आता ही है। जैसे आप देखेंगे जो बजट है, वहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसी तरह से आप इकोनॉमिक सर्वे है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। तो बहुत ही सिंपल वे में हम लोग चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को बस ये समझना है कि कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, उनके सेक्टर्स कौन-कौन से, एरियाज़ कौन-कौन से, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, जिस पर बन रहे हैं। ये सभी थीम्स आपको ध्यान रखनी है। देखिए कोई एक प्रॉपर बुक नहीं हो सकती है, जो आप कह दें कि यूपीएससी के लिए हम कोई एक इकोनॉमी की बुक पढ़ लें, सर हमारा काम हो जाएगा क्या? तो कोई एक बुक नहीं है, आपको एक स्मार्ट लर्निंग करना है ना। अगर आप स्मार्ट तरीके से काम करते हैं तो आपका बहुत अच्छे से इकोनॉमी हो जाता है। देखो इकोनॉमी कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, इसको बहुत वास्ट बनाया गया है, लोगों ने बना दिया है, लेकिन है नहीं। बस आपको ये पता करना होगा कि स्मार्ट तरीके से आपने कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो पिछले 10 इयर्स में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग रहे हैं और क्वेश्चन बने हैं। अब जैसे इंडियन इकोनॉमी का ही बात कर लीजिए आप, तो इंडियन इकोनॉमी में हम सभी जानते हैं कि इंडिया एक क्या है एग्रीकल्चर नेशन है, यानी कृषि प्रधान देश है। हम सभी लोग ये इस बात को हमेशा कहते हैं कि और मैक्सिमम अगर हम देखें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। वहाँ से उनको रोज़गार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, अपने आप ही क्वेश्चन बनता है। अब ये आप देखिए कि पिछले 10 सालों में लगभग 20 से ज़्यादा यानी कि आप यहाँ मान लीजिए 30 क्वेश्चन्स तक एप्रोक्स 30 क्वेश्चन तक एग्रीकल्चर से बनता है। आपको एग्रीकल्चर से 1 क्वेश्चन हर साल या 2 क्वेश्चन हर साल प्रीलिम्स में मिलेगा ही मिलेगा। देन उसके बाद इंडस्ट्रीज़ है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, एनर्जी सेक्टर है, सोशल सिक्योरिटी है, स्किल एक्विजिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ तक डिजिटाइज़ेशन तक, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रेगुलर हर साल बनते रहे। लेकिन इसके बाद का आप देखेंगे तो क्वेश्चंस कम ही हुए। जैसे पॉवर्टी है तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू प्लानिंग है तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
लेकिन प्रीलिम्स में इनको लेकर क्वेश्चंस बहुत कम बचे। लैंड रिफॉर्म भी आप देखेंगे तो मेंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसको लेकर पूछे गए हैं। तो ये सभी और इंडियन इकोनॉमी में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे हैं? एग्रीकल्चर से। तो यहाँ पर कहीं न कहीं हमें एग्रीकल्चर वाला जो सेक्टर होता है, सेक्शन होता है, उसको अगर हम क्या करें कि स्किप कर दें, तो आप ये समझिए कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ आ जाता है ना? सेकेंडरी सेक्टर आ जाता है। देन उसके बाद आप देखेंगे तो एनर्जी, सोशल, लेबर एम्प्लॉयमेंट ये सारे कॉन्सेप्ट आपको दिखाई देते हैं। यानी कि कुल मिला के अगर आप यहाँ पे देखें तो जो गवर्नमेंट की जो कुछ पॉलिसीज़ हैं, है ना? पॉलिसीज़ हैं कुछ योजनाएँ हैं जिसे हम योजना कहते हैं, योजना बना रही है गवर्नमेंट। उसको अगर आप कर लेते हैं तो आपका मोस्टली इंडियन इकोनॉमी में हो जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हो जाता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे कि जो इंडियन इकोनॉमी वाला सेक्शन है, उसमें कौन-कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे आपके क्वेश्चन पिछले 10 सालों में लगातार बनते रहे हैं और हमेशा बनते रहेंगे और इसमें घबराना नहीं है कि सर हमें तो पता ही नहीं कौन-कौन से क्वेश्चन बने हैं, कैसे-कैसे बने हैं। तो अर्थोनॉमिक्स शुरू किस लिए किया गया है? इसीलिए किया गया है मेरे साथियों, कि जो अर्थोनॉमिक्स है, ये आपको शेयर करना है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं इसमें डेली वो जो क्वेश्चंस हैं, टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में कि हम लोग कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन बने हैं और इन सभी टॉपिक्स को लेकर हम लोग डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रॉपर एनालिसिस के साथ करेंगे। अगर हम नेशनल इनकम को लेंगे, तो पिछले 10 इयर्स में टोटल लास्ट 10 इयर्स में जो नेशनल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर बने हैं जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं, जीएनपी से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे पूरा अच्छे से कवर करेंगे। ओके, पूरा अच्छे से कवर करेंगे और अ, उसके टॉपिक भी कवर होते चले जाएँगे, कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को कवर होता चला जाएगा, तो अर्थोनॉमिक्स अफेयर्स ग्रिड पर इसी ऑब्जेक्टिव से लाया गया है। इसी तरह से आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर आप बात करेंगे तो देखिए, ओनली 1 क्वेश्चन इधर, 1 क्वेश्चन इधर ये कब आया है? लास्ट 10 इयर्स में आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन्स आपके बने हैं। ठीक है? इसमें टोटल तो यानी कि इसी वजह से आप देखेंगे कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसका वेटेज हमेशा बहुत कम रहता है। और मैक्सिमम अगर आप वेटेज देखेंगे, ज़्यादा वेटेज देखेंगे, तो यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी में किसका है? एग्रीकल्चर का है, इंडस्ट्रीज़ का है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का है, या जो कुछ सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर आप देखेंगे स्कीम्स हैं, उनसे बहुत ज़्यादा बना हुआ है। ठीक है? इसी तरह से आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखेंगे, तो यहाँ पे वेटेज किसका है? एक्सटर्नल सेक्टर का है ना? ग्लोबलाइज़ेशन के सेक्टर में कैसे-कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे लाइक अभी आप देखेंगे कि यूएसए का टैरिफ बढ़ा देना, है ना? 50% तक इंडिया पर टैरिफ लगा देना, जिसकी वजह से अब इंडियन जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो भी हैं, उस पर किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है? इंडियन इंडस्ट्रीज़ पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका हमें पता होना चाहिए और इंडिया इसको टैकल करने के लिए क्या-क्या कर सकता है, ये होना चाहिए। तो प्रॉपर क्वेश्चन है, फिस्कल पॉलिसीज़ किस तरीके से गवर्नमेंट बना रही है और किस तरीके से रेवेन्यू डेफ़िसिट को कम किया जा सकता है, फिस्कल डेफ़िसिट को कम किया जा सकता है। तो ये मेजर वो टॉपिक्स हैं, वो पॉइंट्स हैं, जिससे क्वेश्चन आपके हमेशा बनते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन के जो ये टॉपिक्स हैं, ये हमेशा हर बार आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन ज़रूर दे के जाएँगे। अगर आपने ये टॉपिक्स कवर कर लिए हैं अच्छे से, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो ठीक है, ये सारे टॉपिक्स तो हमने देख लिए कि भई ये टॉपिक्स हैं, लेकिन हम कौन से सोर्स को रेफर्स करें, है ना? ऐसे कौन से सोर्सेज़ हो सकते हैं यूपीएससी इकोनॉमी के लिए, जिसमें हमें करना पड़ेगा, इसको लेकर कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले एसेंशियल मटेरियल्स देखिए, एसेंशियल मटेरियल क्या है इसके लिए? कि आपको एनसीईआरटी प्लस कोर रिपोर्ट्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो मैक्रो इकोनॉमी का 12th क्लास का बुक आप पढ़ लीजिए। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 11th क्लास का बुक है आपके पास, है ना? इसी तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो 12th क्लास की बुक है। और बिज़नेस स्टडीज़ 12th क्लास में आती है एक बुक, उसमें बस एक चैप्टर आप लोगों ने कर लिया जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट, है ना? केवल इसको कर लिया तो आपका काम बन जाएगा। तो ये एनसीईआरटी के वो कुछ बुक्स हैं जिसको आप फ़ॉलो कर सकते हैं बहुत अच्छे से। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स जैसे यूनियन बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। तो कोई एक प्रॉपर एक बुक नहीं होती है कि आप किसी प्रॉपर बुक के पीछे भाग रहे हैं। इसके साथ-साथ आपको कनेक्ट करना होगा एसेंशियल न्यूज़पेपर्स के साथ, प्लस करना होगा, चाहे आप द हिंदू को फ़ॉलो करें या इंडियन एक्सप्रेस को फ़ॉलो करें, ठीक है? इन दोनों में से कोई एक बुक को आपको एसेंशियली फ़ॉलो करना ही करना है, अच्छे से इसको पढ़ना है, एनालाइज़ करना है, इनके डेली एडिटोरियल्स को एनालाइज़ करना है और ख़ास तौर पे जो अगर हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक जो सेक्शन होता है, उस पर पूरी पैनी नज़र रखनी है। आप हमेशा देखेंगे कि जो इन्फ्लेशन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है,
इसी तरह से आप देखेंगे कि जब इन्फ्लेशन की बात होगी तो मॉनेटरी पॉलिसी की बात होगी, मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होगी, मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होगी, आरबीआई की बात होगी तो आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाएँगे। इसी तरह से आप देखेंगे कि जब फिस्कल पॉलिसीज़ भी बनाई जाएँगी इसी तरह से कि इन्फ्लेशन को कम किया जा सके, बजट बनाया जाएगा इस तरह से। इसके बाद ऑप्शनल आप रख सकते हैं क्या कि जो द हिंदू बिज़नेस लाइन है, आप इसको ऑप्शनली पढ़ सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी चलेगा, ठीक है? लाइव मिंट को भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं, ठीक है? तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे रेफ़रेंशियल मटेरियल्स और क्या हो सकते हैं इनके अलावा? देखिए, ये एसेंशियल हैं, ये दोनों एसेंशियल हैं, आपको एसेंशियल मटेरियल बुक्स के रूप में एनसीईआरटी कोर रिपोर्ट्स आपको मिल जाता है। और इसके साथ-साथ थोड़ा सर्दी-जुकाम हो रहा है भाई बड़ा भयंकर, इसी वजह से थोड़ा डिले भी हो गया कुछ दिन ये अर्थोनॉमिक्स, तो अभी आपको ज़रा मेरी सुर-सुर की आवाज़ आ रही हो, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन फ़िलहाल ये यहाँ पे एसेंशियल न्यूज़पेपर्स को भी आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा और आप देखेंगे कि जो चीज़ें आप डेली क्लास में आप पढ़ेंगे, अर्थोनॉमिक्स में मैं डेली वीडियो डालता रहूँगा, लेकिन मैं आपका सपोर्ट चाहता हूँ, कमेंट चाहता हूँ अच्छे मोटिवेट करने वाले, जो कि मैं भी मोटिवेट होता हूँ चीज़ों से और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि मैं बहुत बेहतरीन चीज़ों को लेकर आता रहूँ। क्योंकि मुझे भी मैं मोटिवेशन चाहिए होता है ना? और यहाँ पे आप रेफ़रेंशियल मटेरियल्स में अगर आप देखें तो जो ट्रस्टेड गवर्नमेंट और कॉन्सेप्ट सोर्सेज़ हैं, उस पर आप फ़ोकस कीजिए। जैसे पीआईबी के आर्टिकल्स आते हैं अर्थपीडिया होता है, इसी तरह से अब आपको किसको फ़ॉलो करना है? अर्थोनॉमिक्स को भी फ़ॉलो करना है, ठीक है? अर्थोनॉमिक्स को भी फ़ॉलो करना है और शेयर भी करना है अपने दोस्तों में। ठीक है? बहुत अच्छे से शेयर करना है। फिर इसके बाद विकासपीडिया है, इन्वेस्टोपीडिया है, ओके? तो ये वो है रेफ़रेंशियल मटेरियल्स हैं, आप इनको फ़ॉलो ज़रूर करते रहिए। देखते रहिए इनको कि क्या चीज़ें आ रही हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, जैसे इन्वेस्टोपीडिया है, तो इस पे अच्छे-अच्छे टर्म्स होते हैं, जो कुछ छोटे-छोटे टर्म्स होते हैं, जिसको समझ सकते हो, उसकी डेफ़िनेशन अच्छी मिलती है। पीआईबी पर आपको गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ के बारे में, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उसको बारे में न्यूज़ आपको मिलता रहेगा। ऑप्शनल में आप आरबीआई की वेबसाइट को तो ज़रूर देखें, जब मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज़ की जाती है, तो आप ज़रूर देखें। इसके बाद डब्ल्यूटीओ, ब्रिटेनिका, तो इन सबको आप देख सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा एक कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं यूपीएससी जानबूझ के ऐसे डालती है, उठा के डालती है कि वो चाहती है कि आप उसे छुओ ही नहीं, टच ही मत करो। तो उसको कहा जाता है कि भई ये रैंडम रिसोर्सेज़ से क्वेश्चन्स ये आए हुए हैं। ठीक है? ये हमेशा अगर पूछता है जैसे कुछ एक क्वेश्चन आप देखेंगे वाटर क्रेडिट जो कि 2021 में, ठीक है? वाटर क्रेडिट जो कि 2021 में इससे क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो वाटर क्रेडिट जो है एक इस तरीके का आप देखेंगे कि ये किसी भी स्टैंडर्ड बुक में आपको नहीं मिलेगा। ये एक तरह से अनकन्वेंशनल थीम्स हैं। ओके, तो आप इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं, तो उस पर इतना परेशान होने की बात नहीं है। उसको आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि यूपीएससी खुद चाहता है कि आपसे छोड़ दो, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो रैंडम रिसोर्सेज़ की मतलब का बात ये हो गया कि आपने कहीं पे कुछ पढ़ा और वहाँ से आपको ये मतलब इत्तेफ़ाक से क्वेश्चन भी आपको बन के मिल गया। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल एसेंशियल मटेरियल और एसेंशियल न्यूज़पेपर ये सबसे बड़े आधार स्तंभ हैं। अगर आपने इनको कर लिया, तो आपका काम बहुत अच्छे से बन जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है इकोनॉमी में। इकोनॉमी में बस आपको आपके टर्म्स क्लियर होने चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके क्लियर हैं, तो आप ये समझिए कि जो क्वेश्चन्स बन रहे हैं, वो रियलिस्टिक क्वेश्चन्स होते हैं और इकोनॉमी में हमेशा रियलिस्टिक होना होता है। आपको असम्पशन्स नहीं लगाने पड़ते हैं कि भई चलो ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। उसमें होता ही है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी में बनाया जाएगा। इन्फ्लेशन का टारगेटिंग रेट कितना है, वो आपको तय करना पड़ेगा, उसको कम लेकर आना पड़ेगा। अगर मनी फ्लो ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ होगा ही होगा। उसमें कुछ ऐसा इफ या बट वाला कंडीशन रहता ही नहीं है। तो ये एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट मैं मानता हूँ इसको और छोटा है, लिमिटेड है और इसके साथ-साथ ये सर्कुलर सब्जेक्ट है। जैसे सर्कुलर इकोनॉमी होती है, उसी तरीके से ये सर्कुलर सब्जेक्ट भी है। अगर एक चीज़ आपने पढ़ी है, तो दूसरी चीज़ उससे अपने आप कनेक्टेड होगी, सब कुछ अपने आप कनेक्टेड रहेगा। तो आपको कनेक्ट करना है बस एक-दूसरे के साथ और इसे करंट अफ़ेयर्स के साथ ऐड रखना है अपने आप को। तो न्यूज़ इन फ़ोकस में मैं कोशिश करता हूँ कि सभी जो करंट टॉपिक्स हैं इकोनॉमी रिलेटेड वो आपको मैं डेली बताता रहूँ और इसके साथ-साथ जो जीएस पेपर 3 में आप पढ़ते हैं, जीएस पेपर 3 में आप एनवायरनमेंट भी पढ़ते हैं, तो इकोनॉमी के साथ-साथ ये अफेयर्स ग्रिड आपका एनवायरनमेंट जो सब्जेक्ट है, उसको भी डेडिकेटेड है। तो आप सभी लोगों से मैं ये कहूँगा कि सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर कीजिए। तो आज का जो हमारा ओवरऑल जो टॉपिक था या ओवरऑल जो आज का ऑब्जेक्टिव था आप लोगों से बात करने का, वो यही था कि आपको एक सिलेबस का एक दायरा पता चल जाए, ट्रेंड पता चल जाए, ट्रेंड एनालिसिस हो जाए कि ट्रेंड क्या चल रहा है एग्ज़ाम्स का। तो एग्ज़ाम का ट्रेंड आपको पता चल गया कि आपको ये पता होना चाहिए कि
कैटेगरीज़ कौन-कौन सी इकोनॉमी में पूछ सकता है, किस कैटेगरी से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी, माइक्रो, मैक्रो ये आपको पता होना ही चाहिए। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आप देखेंगे तो कौन से सेक्टर्स हैं जिनको से हमें एसेंशियली पढ़ना ही पढ़ना है, उन टॉपिक्स को अच्छे से समझ लेना है। और अभी आप आगे के जो एपिसोड्स आएँगे या आगे हम जो पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी। इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। तो और इंडस्ट्रीज़ है, लेबर एम्प्लॉयमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा। माइक्रो में क्वेश्चन्स बहुत कम बने हैं 10 साल में 1 से 2 क्वेश्चन्स मैक्सिमम बने हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। फिलहाल जो सोर्सेज़ हैं, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, कोई बड़े सोर्सेज़ नहीं है, ज़्यादा बड़ी चीज़ों को नहीं पढ़ना है। बस चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलना है, बेसिक्स को करंट के साथ चलते हुए चलना है। क्या चल रहा है देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर, वर्ल्ड के साथ जो इंडिया का इकोनॉमिक कनेक्शन है वो क्या है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। आज हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में टॉपिक्स वाइज़ मैं करंट आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं प्रीलिम्स के, उस पर हम लोग डिस्कशन करते हुए आएँगे। तो उससे पहले तेज़ी के साथ शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम लोग जुड़ने चाहिए, तभी मज़ा आता है पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ आप सभी के साथ निकल कर आते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच वन्स अगेन एंड तक सुनने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।